नेहा परी, हमारी पोशाक तैयार करवा दो। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि हमें वही पोशाक पहनकर समारोह में जाना है। हमारी कितनी इच्छा थी कि हम फूलों से बनी पोशाक पहनकर समारोह में जाएं, लेकिन आपने हमारी पोशाक नहीं बनवाई। कृपया करके शाम तक उसे तैयार करवा दीजिए। हम उसी पोशाक को पहनकर जाना चाहते हैं। नहीं नहीं सपना परी, यह आप क्या कह रही हैं? हम आपकी इच्छा का सम्मान करते हैं, लेकिन रानी परी का आदेश है कि आप फूलों की बनी पोशाक पहनकर समारोह में नहीं जाएंगी। और सपना परी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम रानी परी के आदेश को नहीं तोड़ सकते। हम आपकी फूल से बनी पोशाक नहीं बनवा सकते। हमें क्षमा कर दीजिए। और यह पोशाक भी बुरी नहीं है, आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रानी माँ हमें फूलों से बनी पोशाक नहीं पहनने देती, लेकिन नेहा परी, हम क्या करें? रोज रात को हमें एक ही सपना आता है कि हमने सुंदर सुंदर महकते हुए फूलों की बहुत सुंदर पोशाक पहन रखी है और हमारे लिए एक सफेद घोड़े पर राजकुमार आया है। बस हम अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं रानी माँ को हमारी फूलों की पोशाक से क्या परेशानी है। सपना परी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। रानी परी आपके जन्मदिन को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं। उन्होंने बहुत ही ज्यादा तैयारियां की हैं। आपको शुभकामनाएं देने के लिए दूर दूर से परियां आने वाली हैं। आप तो जानती हैं कि आप रानी परी की इकलौती बेटी हैं और वह आपसे कितना ज्यादा प्यार करती हैं। आज आपका 18वां जन्मदिन है और वो चाहती है कि वह इस जन्मदिन को यादगार बना दे। तभी तो देखो आपके लिए कितनी सुंदर पोशाक भेजी है। कृपया करके सपना परी इसे पहन लीजिए। रानी परी हमारा इंतजार कर रही हैं। सपना परी रानी परी की इकलौती बेटी थी और आज उसका 18वां जन्मदिन था। पूरे परीलोक में तैयारियां चल रही थी। सभी परियां सुंदर सुंदर पोशाक पहनकर अच्छे से तैयार होकर सपना परी के जन्मदिन पर इकट्ठा होने के लिए जा रही थी। सब एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं। रानी परी अपनी बेटी के आने का इंतजार कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ सपना परी रानी परी की भेजी हुई पोशाक पहनना नहीं चाहती थी और वह अपनी फूलों वाली पोशाक को लेकर उदास थी कि तभी वहाँ एक सुंदर परी आ जाती है जो आज से पहले परीलोक में कभी दिखाई नहीं दी, जिसे देखकर सपना परी चौंक जाती है। तभी वह सुंदर परी सपना से कहती है, आपको 18वां जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी शुभकामनाएं हैं कि तुम हजारों साल जियो और एक अच्छी परी बनकर पूरे परीलोक पर राज करो। सपना परी, मैं इस परीलोक की नहीं हूँ, मैं दूसरे जहां से आई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सपने के बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे 18वें जन्मदिन का तोहफा देने आई हूँ। मुझे इसी दिन का इंतजार था। यह लो, जिसे तुम हमेशा अपने सपने में देखती आ रही हो, फूलों की पोशाक। यह मैं तुम्हें 18वें जन्मदिन पर ही देना चाहती थी। सच में यह तो बहुत ही ज्यादा सुंदर पोशाक है। मैं हमेशा इसी को तो अपने सपने में देखती थी। आपको कैसे पता मेरे सपने के बारे में? मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। आपने मेरे जन्मदिन पर 4 चांद लगा दिए। सच में आप बहुत ज्यादा अच्छी हैं, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी। सपना परी, इस पोशाक को पहनने के बाद अपनी आंखें बंद करना और उसके बाद तुम्हें जिस रास्ते पे मैं कहती हूँ उसी रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुँचना है। रानी परी और सभी परियां तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। सही समय पर आ जाना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मेरा काम था तुम्हें पोशाक देना, सो मैंने दे दी। सुंदर परी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद फूलों की पोशाक देने के लिए। वह सुंदर परी फूलों से बनी पोशाक सपना परी को देखकर वहां से अदृश्य हो जाती है और सपना परी की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जिस पोशाक के लिए वह इतनी तड़प रही थी वो उसे इतनी आसानी से मिल गई। वह खुश होकर उसे पहन लेती है और अपनी आंखें बंद कर उसी रास्ते से जाती है जो रास्ता सुंदर परी ने बताया था। और वहीं दूसरी तरफ रानी परी और परीलोक की सभी परियां सपना परी के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन अगली सुबह हो जाती है, लेकिन सपना परी अपनी माँ के पास नहीं जा पाती, जिस वजह से रानी परी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं और वह सभी परियों को इकट्ठा करती हैं और नेहा परी से कहती हैं, नेहा परी, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? सपना परी की जिम्मेदारी हमने तुम्हें दी थी कि तुम हमारी बेटी को सही समय पर तैयार कर गुलाबी पार्क लेकर आ जाओगी, लेकिन न तो तुम समय पर पहुंची और न ही तुम हमारी बेटी को लेकर आई। परीलोक से सपना परी को गायब हुए 24 घंटे हो गए, लेकिन हमारी बेटी का कोई अता पता नहीं। कहाँ है हमारी बेटी?
रानी परी, हमें क्षमा कीजिए कि हम सपना परी की रक्षा अच्छी तरह नहीं कर पाए। रानी परी, हमें कुछ याद नहीं कि कल हमारे साथ क्या हुआ। बस थोड़ा थोड़ा इतना याद है कि सपना परी हमसे फूलों की पोशाक मांग रही थी, जिसे आपने देने के लिए मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। हमारी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमने अपनी जादुई शक्तियों से सब जगह अपनी बेटी को ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। अगर हमारी बेटी परी लोग सही सलामत वापस नहीं आई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नेहा परी, अपने साथ कुछ परियों को लो और पाताल लोक, पृथ्वी लोक, कहीं से भी हमारी बेटी को ढूंढ कर लेकर आओ। हमारी बेटी का पूर्णिमा के चांद तक परीलोक में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रानी परी, आप चिंता मत कीजिए, हम सभी परियां सपना परी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन सपना परी को कुछ नहीं होने देंगे। हम उन्हें जरूर ढूंढ के लेकर आएंगे। रानी परी सपना परी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि अचानक सपना परी कहाँ गायब हो गई। नेहा परी परीलोक से परियों को लेती है और वह सपना परी को सब जगह ढूंढना शुरू कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ जब सपना परी की आंखें खुलती हैं तो वह एक काली गुफा में थी और सपना परी के चारों तरफ चुड़ैल ही चुड़ैल थी, जिसे देखकर सपना परी घबरा जाती है। कुछ समय बाद वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भयानक चुड़ैल आती है और वह सपना परी से कहती है, चुड़ैल अवंतिका की दुनिया में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। रानी परी की इकलौती बेटी सपना परी। तुम कौन हो और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? देखो, मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश मत करना, वरना तुम मेरी माँ से नहीं बच पाओगी। मैं कहती हूँ मुझे सही सलामत परीलोक वापस भेज दो, वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम के बारे में मुझे नहीं, तुम्हें और तुम्हारी मासूम परियों को सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हें चुड़ैलों ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब परी मेरी गुलाम होंगी, मैं उनके ऊपर राज करूंगी और ऐसा होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और तुम जानना चाहती हो ना मैं कौन हूँ और तुम यहाँ पर कैसे आई? तुम्हारे चारों तरफ तो इतना कड़ा पहरा था, फिर भी तुम मेरे चंगुल में फंस गई। अभी बताती हूँ। इतना कहकर वह भयानक अवंतिका चुड़ैल एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है, वही परी जो सपना परी के पास फूलों की पोशाक लेकर गई थी। तो इसका मतलब तुम एक बहरूपिया हो और रूप बदलकर मेरे पास आई थी। यह सब एक षड्यंत्र था। तुमने मुझे फूलों की पोशाक देकर अपने जाल में फंसाया। अब मैं समझी कि रानी माँ मुझे फूलों की पोशाक क्यों नहीं पहने देती थी, फूलों से मुझे क्यों दूर रखती थी। हाँ, बिल्कुल सही समझा, लेकिन तुम्हारी माँ मुझे नहीं रोक पाई। मैंने तुम्हारे जन्म पर ही कह दिया था कि मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगी, आज नहीं तो कल, और तुम्हें फूलों की पोशाक पहनाकर ही लेकर जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। बेचारी परीलोक की परियां तुम्हें जगह जगह तलाश कर रही हैं, और जैसे ही परियां तुम्हें लेने के लिए यहाँ आएंगी और उसी वक्त मैं उन्हें भी अपना बंदी बना लूंगी, और उसके बाद परीलोक पर मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा राज। अरे नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। मेरी वजह से पूरा परीलोक मुसीबत में आ गया। सभी परियां इस दुष्ट चुड़ैल की गुलाम बन जाएंगी। यह सिर्फ मेरी जिद की वजह से हुआ। रानी माँ ने मुझे कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब मैं क्या करूं? अपने परीलोक को इस दुष्ट चुड़ैल से कैसे बचाऊं? कैसे? सपना परी इस तरह से बहुत ही ज्यादा रो रही थी, और वहीं दूसरी तरफ नेहा परी परियों के साथ काली गुफा तक पहुंच जाती है। उसे सपना परी का सुराग मिल जाता है, लेकिन सभी परी अनजान थी कि उनके साथ क्या होने वाला था, और वह काली गुफा में चली जाती हैं। सपना परी तक जाने का रास्ता बहुत ही ज्यादा कठिन था, जगह जगह चुड़ैल मिल रही थी, लेकिन नेहा परी और सभी परियां डटकर उनका सामना करती हैं। कुछ देर ऐसे ही लड़ाई चलती रहती है, लेकिन चुड़ैल बहुत ही ज्यादा शातिर थी। उसने सभी परियों को अपना बंदी बना लिया था, और वह सपना परी और नेहा परी से कहती है, अब तुम सब परियां मेरी गुलाम बन चुकी हो। तुम्हारी जादू छड़ियां अब मेरे पास है। अब तुम कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। तुम चुड़ैलों की गुलाम बन चुकी हो। मैं तुमसे जो कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। रानी परी की बेटी सपना परी के चर्चे दूर दूर तक हैं। सब तुम्हें बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मुझे छोटे छोटे मासूम बच्चों का मांस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम चुड़ैल
चुड़ैलों की गांव में एंट्री नहीं है, लेकिन अब वह काम तुम करोगी। हम सभी चुड़ैल बहुत समय से भूखे हैं, इसलिए गांव के बच्चों को पकड़कर तुम हमारे पास लेकर आओगी और हम उन्हें नमक मिर्च डालकर मजे से खाएंगे। दुष्ट चुड़ैल, जैसे ही रानी परी को हमारे बारे में पता चलेगा तो वह तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी, हमें यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगी। हम ज्यादा दिन तेरे गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। और तेरे सीने में क्या दिल नहीं है? तो मासूम बच्चों को खाना चाहती है। हम ये पाप नहीं करेंगे। तुम मुझे मना नहीं कर सकती क्योंकि तुम मेरी गुलाम बन चुकी हो और तुम्हें तो मेरा काम करना ही होगा। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं एक एक करके परियों को खाना शुरू कर दूंगी और परियों का मांस भी बुरा नहीं होता, इसलिए जैसा कहती हूँ वैसा करो। सपना और नेहा परी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उन्हें ना चाहते हुए भी चुड़ैल की बात माननी पड़ती है क्योंकि वह उसकी गुलाम बन चुकी थी। उनकी जादुई छड़ियाँ उनके पास नहीं थी। सपना परी और नेहा परी गांव में पहुंच जाती हैं। परियों को देखकर पूरा गांव खुश हो जाता है और छोटे छोटे बच्चे सपना और नेहा परी के पास आते हैं। चिंटू चिंटू, हमारे गांव में परियां आई हैं। देखो तो कितनी ज्यादा प्यारी हैं। परी जी, आपके पास तो जादू शक्तियाँ होती हैं, क्या आप हमें जादू करके दिखाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं प्यारे बच्चों, हम तुम्हें जादू करके जरूर दिखाएंगे। लेकिन इस गांव में हमारा जादू काम नहीं कर रहा। तुम अपने दोस्तों के साथ नीली झील के पास आ सकते हो, हम वहाँ तुम्हें अलग अलग जादू करके दिखाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं परी जी, हम नीली झील के पास जरूर आएंगे और मैं अपने दोस्तों को भी लेकर आऊंगा। हम परी का जादू देखेंगे। सपना परी और नेहा परी बहुत ही ज्यादा दुखी थी कि वह बच्चों को चुड़ैल के हवाले कर रही हैं। वह ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह खुद मजबूर थी, खुद चुड़ैलों की कैद में थी, इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी बच्चों को चुड़ैल के हवाले करना पड़ता है। परी जी, हमने तो माँ से सुना था कि परियां बहुत ही ज्यादा अच्छी होती हैं, वो सबकी मदद करती हैं, लेकिन अब तो बहुत बुरी है, बहुत बुरी। आप हमें चुड़ैलों के पास लेकर आई हैं, अब ये हमें खा जाएंगी। चुड़ैल, तूने हमें तो पकड़ ही लिया है, तो हमारे परी लोग पर राज करना चाहती है तो कर ले, लेकिन इन मासूम बच्चों को छोड़ दे, इन्हें मत खाना, यह बेकसूर है, इनकी कोई गलती नहीं। हमारे और अपने बीच इन मासूम बच्चों को क्यों लेकर आ रही है? इनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल होगा, इन्हें छोड़ दे, यह मासूम है। चुड़ैल जैसे ही बच्चों को खाने वाली होती है कि तभी सपना परी चुड़ैल के सामने आ जाती है और वह बच्चों को नहीं खाने देती। चुड़ैल और सपना परी के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई भी होती है। सभी परियां अपने जाल से बाहर निकल कर आ जाती हैं और वह भी चुड़ैल से लड़ाई करती हैं। सपना परी ने चुड़ैल को बातों में उलझाकर चिंटू से अपनी सभी जादुई छड़ियां चुड़ैल के चंगुल से निकलवा ली थी और सभी परियों के पास अब अपनी अपनी जादुई छड़ियां थी और वह अपनी जादुई छड़ियों से चुड़ैलों के ऊपर हमला करती हैं। एक एक करके सभी चुड़ैलों को मार गिराती हैं, लेकिन सपना परी को चुड़ैल अवंतिका एक गोले के अंदर बंद कर देती है और वह सभी परियों से कहती है, अगर तुमने अभी लड़ाई करनी बंद नहीं की तो तुम्हारी रानी परी की इकलौती बेटी मारी जाएगी और तुम्हारी रानी परी ने तो बता ही दिया होगा कि पूर्णिमा की रात तुम्हारी इस सपना परी को परीलोक में होना कितना ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर अपनी इस सपना परी की जान चाहती हो तो लड़ाई करना बंद करो। सपना परी, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर बार बार तुम चुड़ैल के चंगुल में कैसे फंस जाती हो? इसने तुम्हारे ऊपर कौन सा जादू करके रखा है? नेहा परी, तुम मेरी चिंता मत करो, रानी माँ तक मेरा संदेश पहुँच चुका होगा। इस चुड़ैल ने हमें गांव में पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती की। इसे क्या लगा था अगर इसने हमारी जादुई शक्तियाँ ले ली तो क्या इसने हमारा दिमाग भी हमसे ले लिया? गांव में जाकर मैंने माँ तक संदेश पहुंचा दिया है, बस वह पहुंचने ही वाली होंगी और उसके बाद इस चुड़ैल का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सपना परी नेहा परी से इस तरह से बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर रानी परी परियों के साथ आ जाती हैं और वह चुड़ैलों के ऊपर हमला कर देती हैं। चुड़ैल और परियों के बीच कुछ देर लड़ाई चलती रहती है, बहुत सारी परियां जख्मी भी हो जाती हैं। तभी रानी परी सपना से कहती हैं, सपना बेटा, तुमने जो इस दुष्ट की फूलों की पोशाक पहन रखी है, इसी की वजह से तुम इसके जाल में फंसी हो। जल्दी अपनी आंखें बंद करो और यह मंत्र पढ़ो, उसके बाद यह फूलों की पोशाक नष्ट हो जाएगी और तुम इस गोले से बाहर आ जाओगी। नहीं नहीं रानी परी, तू मुझे नहीं रोक सकती, तू मेरा सपना नष्ट नहीं कर सकती। मैं तुम सब परियों के ऊपर राज करूंगी। तू मेरे इतने दिन की मेहनत को इस तरह से नष्ट नहीं कर सकती। दुष्ट चुड़ैल, तेरा अंजाम तो बहुत बुरा होने वाला है। एक बार मैं मेरी बेटी को तो यहाँ से बचा कर ले जाऊं।
रानी परी सपना परी से जैसा कहती है, सपना परी बिल्कुल वैसा ही करती है और वह जादुई गोले से बाहर निकलकर आ जाती है। लेकिन सपना परी फूलों की पोशाक से जैसे ही बाहर निकल कर आती है, वह पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। नेहा परी सपना परी को अपने साथ परीलोक ले जाती है और यहाँ काली गुफा में रानी परी परियों के साथ मिलकर चुड़ैलों का सामना करती हैं और वह चुड़ैल अवंतिका और उसके सभी साथियों को मार गिराती हैं और वह अपनी परियों के साथ परीलोक चली जाती हैं। तभी सपना परी रानी परी से माफी मांगती है। रानी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे हमेशा मना किया कि मुझे फूलों की पोशाक नहीं पहननी, फूलों से दूर रहना है, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी, जिसकी सजा हम सब परियों को मिलने वाली थी। अगर आप समय पर नहीं आती तो हम सभी परियां चुड़ैलों की गुलाम बन जाती। रानी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। सपना बेटा, मैंने तुमसे इसीलिए तो मना किया था क्योंकि चुड़ैल अवंतिका तुम्हें सिर्फ परीलोक से फूलों की पोशाक पहनाकर ही लेकर जा सकती थी। चुड़ैल अवंतिका को श्राप मिला था कि वह तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकती, सिर्फ फूलों की पोशाक के अलावा। लेकिन कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, उनके फैसलों का सम्मान करना चाहिए। रानी माँ, मुझे समझ में आ गया। आज के बाद मैं कभी जिद नहीं करूंगी, बड़ों के फैसलों का सम्मान करूंगी। लेकिन रानी माँ, मेरा जन्मदिन तो सेलिब्रेट हुआ ही नहीं। मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहती हूँ और आपकी दी हुई पोशाक पहनूंगी। रानी परी सपना परी के जन्मदिन को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करती हैं। परीलोक में बहुत बड़ा जश्न रखा जाता है। सपना परी अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करती है और वह बहुत खुश होती है और इस तरह परियां चुड़ैल के चंगुल से बाहर निकल कर आ जाती हैं और वह एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती हैं। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में खुशबू अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन खुशबू को कभी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं था। वह बिल्कुल सीधी और सरल लड़की थी और अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक खुशबू के इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग जाती है। अचानक खुशबू की माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाता है, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाती। एक दिन खुशबू की माँ खुशबू और अपने पति से कहती हैं, आपने मुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई। लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया। मेरे जाने के बाद खुशबू अकेली रह जाएगी, उसे माँ की कमी महसूस होगी। आप मेरे जाने के बाद दूसरी शादी कर लेना, ताकि मेरी बेटी को ममता की कमी कभी महसूस ना हो। नहीं माँ, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। आप ही मेरी देखभाल करेंगी। देखना, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप चिंता न करो, हम तीनों एक साथ बहुत जल्दी हंसी खुशी रहेंगे, जैसे पहले रहते थे। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी माँ। खुशबू अपनी माँ से ऐसा कह ही रही थी, लेकिन खुशबू की माँ दोनों को अकेला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। खुशबू और उसके पिता दोनों बहुत ज्यादा रोते हैं और कुछ समय बाद खुशबू की माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। माँ के चले जाने के बाद खुशबू बिल्कुल अकेली रह जाती है। ना तो वो खाना खाती है और ना ठीक तरह से सो पाती है और खुशबू बाहर खेलने भी नहीं जाती, बिल्कुल उदास हो जाती है। खुशबू की यह हालत देखकर एक दिन खुशबू के पिता राम प्रकाश विनीता नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेते हैं। विनीता की भी अपनी एक बेटी थी, संजना। खुशबू अपनी नई माँ और एक बहन से मिलकर अपने पिता पर बहुत गुस्सा करती है और उनसे कहती है, पिताजी, आपने दूसरी शादी क्यों की? आपको नहीं करनी चाहिए थी। पिताजी, सौतेली माँ और सौतेली बहन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। मेरे स्कूल में सभी बच्चे ऐसा ही कहते हैं। आपको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। नहीं बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती। तुम्हारी माँ की भी तो आखिरी ख्वाहिश यही थी, तुम्हें कभी ममता की कमी महसूस ना हो। बस मैंने यही सोचकर दूसरी शादी कर ली। तुम भी तो बहुत उदास रहती थी। अब देखो, तुम्हें एक नई माँ और एक बड़ी बहन मिल गई। इनके साथ तुम मिलकर हंसी खुशी रहना। और खुशबू बेटा, तुम्हें तो पता ही है मुझे काम के सिलसिले से बाहर रहना पड़ता है, तो तुम्हारी देखभाल कौन करता? अजी, आप टेंशन मत लो, मैं खुशबू का बिल्कुल संजना की तरह ही ख्याल रखूंगी। और खुशबू अभी मुझे अपनी माँ के रूप में स्वीकार नहीं कर रही। तुम देखना, मैं इसे इतना प्यार दूंगी कि अपनी सगी माँ को भी भूल जाएगी। आपको काम के सिलसिले से बाहर जाना था ना, तो आप बेफिक्र होकर चले जाइए।
विनीता की मीठी मीठी बातें सुनकर राम प्रकाश को भी उसके ऊपर भरोसा हो जाता है। उसे अपने फैसले पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता और वह खुशबू की सारी जिम्मेदारी देकर काम के सिलसिले से बाहर चला जाता है। राम प्रकाश के बाहर जाते ही विनीता और उसकी बेटी अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती हैं। एक दिन खुशबू अपने रूम में सो रही थी, तभी विनीता उसके रूम में जाती है और खुशबू के एक जोर से थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, क्यों महारानी अभी तक सो रही है? कितना समय हो रहा है? मुझे और मेरी बेटी को बहुत तेज भूख लगी है। नाश्ता कौन बनाएगा? तेरी मरी हुई माँ। चल जल्दी से उठ और हम दोनों माँ बेटी के लिए अच्छा अच्छा नाश्ता बना। मनहूस 24 घंटे सोती रहती है। मगर माँ, मैं नाश्ता कैसे बना सकती हूँ? मैं तो अभी कितनी छोटी हूँ, मुझे किचन का काम करना नहीं आता। आप नाश्ता बना लीजिए और मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। मैं यहाँ तेरी नौकरानी बनकर नहीं आई। मैंने तो सिर्फ तेरे बाप से इसलिए शादी की थी क्योंकि उसके पास बहुत सारी धन दौलत है। मैं और मेरी बेटी दोनों इस घर में ऐश करेंगे, वरना तेरे बुढ़े बाप से मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं था। चल अब चुपचाप जल्दी से नाश्ता बना। और हाँ मम्मी, इसे आप ये भी बता दीजिए कि इस घर में सिर्फ नौकरानी का काम करने ही आएगी और कुछ नहीं है इसका इस घर में। हाँ मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। आज से तो इस बड़े घर में सिर्फ नौकरानी की तरह काम करने ही आएगी। आज से तो गौशाला में रहेगी और अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं पहनेगी। मैंने तेरे कपड़े बाहर निकाल कर रख दिए हैं, तो वही फटे पुराने कपड़े पहनेगी। चल अब यहाँ से। अब मैं तुझे बताऊंगी कि सौतेली माँ कैसी होती हैं। अपने बाप के सामने तो बड़ी जुबान चला रही थी। तेरा बाप नहीं आएगा 6 महीने तक भी। अब मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगी, नर्क। ऐसा कहकर विनीता खुशबू की और पिटाई करती है। खुशबू संजना और विनीता का यह व्यवहार देखकर और भी ज्यादा घबरा जाती है। बेचारी खुशबू को कोई काम करना नहीं आता था, लेकिन फिर भी खुशबू अपनी सौतेली माँ से डरकर किचन में काम करने चली जाती है। खुशबू रोते रोते चाय और टोस्ट ही बना पाती है और उसके बाद पूरे घर की सफाई करती है, कपड़े धोती है, इस्त्री करती है। काम करते करते रात हो जाती है तो खुशबू अपनी सौतेली माँ से खाना लेने जाती है। माँ, आपने मुझसे जो भी काम करने के लिए कहा था मैंने सब काम कर दिया है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ काम ही कर रही हूँ। मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मम्मी, आपने जो कल की कुत्ते की झूठी रोटियां रखी थी, आप इसे वही खाने के लिए दे दीजिए। इसकी वही औकात है। हमने तो पिज्जा और बर्गर मंगाकर खा लिया है और ये कुत्ते की झूठी रोटियां खाएगी। हाँ हाँ संजना बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसे कुत्ते की झूठी रोटियां ही मिलनी चाहिए। इसकी यही औकात है। चल मनहूस, मैंने तेरी प्लेट में कुत्ते की झूठी रोटियां चटनी के साथ रख दी हैं, तो उन्हें ही खा ले। तू भी क्या याद रखेगी कि सौतेली माँ कितनी अच्छी होती हैं। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी बहुत हंसती हैं और खुशबू के सामने ही पिज्जा और बर्गर खाती रहती हैं और बेचारी को देती हैं कल की कुत्ते की झूठी रोटियां। खुशबू अपने रूम में आकर वह रोटियां देखकर बहुत ही ज्यादा रोती है और अपनी माँ को भी बहुत याद करती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपको नहीं जाना चाहिए था। पिताजी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया दूसरी शादी कर। सौतेली माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। सभी बच्चे सही कहते थे। देखो उन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया। मैं तो आईने में अपने आप को पहचान भी नहीं सकती कि मैं वही आपकी शहजादी बेटी हूँ। मेरा नौकरानी से भी बदतर हाल कर दिया। मुझे कल की कुत्ते की छोटी रोटी खाने के लिए दी। क्या मेरी किस्मत में ऐसे ही लिखा? माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ऐसा कहकर खुशबू बहुत रोती है और कुत्ते की झूठी रोटियां देखते ही देखते सो जाती है, लेकिन रोटियां नहीं खाती। अब खुशबू के साथ रोज ऐसा ही व्यवहार होने लगा। एक दिन संजना खुशबू से कहती है, सुन नौकरानी, जंगल के बाहर जो मेहंदी का पेड़ लगा है, मुझे उस पेड़ की मेहंदी चाहिए। चल जल्दी से मेरे लिए मेहंदी की टहनियां तोड़ कर लेकर आ। मगर संजना दीदी, वह रास्ता तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मेरे पास तो चप्पल भी नहीं है। आपने मेरा सब कुछ छीन लिया है और वहाँ पर तो बहुत ज्यादा कांटे मिलते हैं। मैं नंगे पैर कांटों पर कैसे चल सकती हूँ? मैं वहाँ नहीं जा सकती। मुझे माफ कर दो। और मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं इतनी दूर चल सकूं। मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। संजना दीदी, आप तो मेरे ऊपर थोड़ा रहम करो। माँ को तो मेरे ऊपर थोड़ा भी रहम नहीं आता। वह कुत्ते की झूठी रोटी खाने के लिए देती हैं। आखिर कब तक मुझे खाना नहीं मिलेगा? अगर तू खाना खाना चाहती है तो तुझे मेरे लिए वह मेहंदी लेकर आनी होगी। उसके बाद मैं तुझे ताज़ी ताज़ी रोटी खाने के लिए दे सकती हूँ।
संजना की यह बातें सुनकर खुशबू खुश हो जाती है, क्योंकि खुशबू ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया था और संजना मेहंदी के बदले उसे खाना देने के लिए कहती है। इसलिए वह कांटे वाले रास्ते पर भी नंगे पैर चलने के लिए तैयार हो जाती है। खुशबू उस खतरनाक रास्ते पर नंगे पैर चली जाती है। उसके पैर में बहुत ज्यादा कांटे चुभते हैं, बहुत खून भी निकलता है, लेकिन वह सब सहन करती है। खुशबू उस पेड़ के पास बहुत मुश्किल से पहुंच जाती है और उस मेहंदी के पेड़ से टहनियां तोड़कर लेकर आ रही थी, लेकिन तभी वह मेहंदी की टहनियां नदी के अंदर गिर जाती हैं। यह सब देखकर खुशबू बहुत ज्यादा रोती है। अरे नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया। मैं कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची थी और ये मेहंदी की टहनियां लेकर जा रही थी और ये सब नदी में गिर गई। ये मेरे साथ क्या हो गया। ऐसा कहकर खुशबू नदी के पास बैठकर बहुत रो रही थी। तभी खुशबू की नजर एक बूढ़ी औरत पर जाती है जो बहुत सारी लकड़ियां लेकर जा रही थी। उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। तभी खुशबू उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए उनके पास जाती है। तभी वह बूढ़ी औरत खुशबू से कहती है, बेटा तुम कितनी अच्छी हो। मैं इतनी देर से यह लकड़ी अपने सर पर रखकर चले ही जा रही हूँ, लेकिन किसी ने मेरी मदद के लिए नहीं कहा। तुम्हारे पैर से कितना खून निकल रहा है, फिर भी तुम मेरी मदद के लिए कह रही हो। तुम बहुत अच्छी हो बेटा, और ये रास्ता बहुत खतरनाक है। तुम नंगे पैर क्या कर रही हो। उस बूढ़ी औरत के इतना कहते ही खुशबू और ज्यादा रोने लगती है और उन्हें अपनी आप बीती बताती है। खुशबू की आप बीती सुनकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी वह खुशबू से कहती हैं, बेटा तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें जादू सोने के सैंडल देती हूँ। मेरे पास बहुत समय से रखे हैं। तुम जादू सोने के सैंडल से अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से बची रहोगी। जादू सोने के सैंडल पहनते ही तुम्हारे पैर के जख्म भी ठीक हो जाएंगे और तुम उससे जो भी काम करवाना चाहो तुम करवा सकती हो, और तुम जादू सोने के सैंडल से कुछ भी मांग सकती हो। तुम्हें हमेशा उससे मिलता रहेगा बेटा। इतना कहते ही वह बूढ़ी औरत खुशबू को जादुई सोने के सैंडल दे देती हैं, जिन्हें पहनते ही खुशबू के पैरों के जख्म बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और खुशबू उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद कहकर और जादुई सोने के सैंडल से मेहंदी की टहनियां लेकर घर वापस आ जाती है। तभी संजना खुशबू से कहती है, सुन नौकरानी, तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुझे आज भी खाना नहीं दूंगी। मैं तो सिर्फ तुझसे मेहंदी मंगवाने के लिए ये सब कह रही थी। खुशबू संजना की चुपचाप सारी बातें सुनती रहती है, क्योंकि उसके पास जादुई सोने की सैंडल थी। वह उनकी मदद से खाना लेकर खा सकती थी। खुशबू चुपचाप वहां से आ जाती है और जादुई सोने की सैंडल से खाना लेकर पेट भरकर बहुत दिन बाद खाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। खुशबू अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से बची रही थी, सिर्फ जादुई सोने की सैंडल की मदद से। एक दिन विनीता संजना से कहती है, संजना बेटा, हम इस खुशबू की बच्ची के ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर तो जरा भी असर नहीं हो रहा। कितना सारा काम कराते हैं, एक हफ्ते में सिर्फ एक ही रोटी देते हैं। इस तरह से तो आम इंसान मर जाता है, लेकिन ये तो जिंदा है और बिल्कुल अच्छी खासी है। इसकी सुंदरता में भी थोड़ी भी कमी नहीं आई। लगता है बेटा कुछ गड़बड़ है, पता लगाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर विनीता अपनी बेटी के साथ खुशबू के ऊपर नजर रखने लगती है और एक दिन विनीता को पता चल जाता है कि खुशबू के पास जादुई सोने की सैंडल है, जिनकी मदद से वह उसके अत्याचार से बच रही है। विनीता खुशबू के पास जाती है और खुशबू से कहती है, मनहूस, चुपचाप जादुई सोने की सैंडल मुझे दे दे। अगर तूने मुझे नहीं दी तो मैं तुझे अभी जान से मार दूंगी, और तू मुझे अच्छी तरह से जानती है। विनीता की यह बातें सुनकर खुशबू डर जाती है और वह जादुई सोने की सैंडल विनीता को दे देती है और विनीता वह जादुई सोने की सैंडल अपनी बेटी को दे देती है। जैसे ही संजना वह जादुई सोने की सैंडल पहनती है तो वह डांस करना शुरू कर देती है और डांस करते करते पूरी तरह पागल सी हो जाती है। वह रुकने की कोशिश करती है, लेकिन संजना रुक ही नहीं पाती। तभी विनीता खुशबू से कहती है, मनहूस, मेरी बेटी डांस क्यों करे जा रही है? उसके पैर तो रुक ही नहीं रहे। इस तरह से तो मेरी बेटी पूरी तरह पागल हो जाएगी। तभी जादुई सोने की सैंडल से आवाज आती है, विनीता, अब तुम्हारी बेटी कभी नहीं रुक पाएगी। ये हमेशा ऐसे ही डांस करती रहेगी और एक दिन पूरी तरह पागल हो जाएगी। तुमने बेचारी खुशबू के ऊपर बहुत अत्याचार किया है ना, तो तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए, और तुम्हें मिल भी गई तुम्हारी बेटी के रूप में। अब तुम हमेशा अपनी बेटी को डांस करते ही देखती रहना और एक दिन तुम भी पागल हो जाना।
जादुई सोने की सैंडल मेरे साथ मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया, लेकिन कभी मैं ऐसा नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से इन्हें इतनी बड़ी सज़ा मिले। जादुई सोने की सैंडल कृपया कर आप रुक जाओ। खुशबू की यह अच्छाई देखकर विनीता को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह खुशबू से माफ़ी मांगती है। खुशबू से विनीता जैसे ही माफ़ी मांगती है तो जादुई सोने की सैंडल भी रुक जाती हैं और संजना भी खुशबू से माफ़ी मांगती है। खुशबू अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन को माफ़ कर देती है और अब खुशबू अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ जादुई सोने की सैंडल की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।